बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और इन खबरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान और इंडिया से, और ख़ास तौर पे एक मिज़ाइल जो कि मियां चन्नू के करीब गिरा या गिराया गया, उसके बाद सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। और लगता यह है कि भारत ने जो जाल पाकिस्तान के लिए बिछाया था या पाकिस्तान को खौफज़दा करने के लिए कोई हरकत की थी, उस जाल में वो ख़ुद फंस गया है। और अब जो कि उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया है वो बड़ा हैरान कुन है, और पाकिस्तान उसको अब आगे लेके बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इस सारे क्या कहना चाहिए, एडवेंचर मिस एडवेंचर जो कुछ भी किया इंडिया ने, उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए, ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ। और किस तरीके से इंडिया जो है इस वक्त ज़्यादा सुबकी का सामना है। ये पहला मौका है कि भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने ये गलती का एतराफ़ किया है और ये कहा है कि ये गलती से हमको टेस्ट वेस्ट कर रहे थे, तो गलती से ये मिज़ाइल चल गया और ये अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा सका और इसका रुख हो गया पाकिस्तान की तरफ। ये इतना मामला सादा नहीं है। भारत जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है, और इस पे अब तक पाकिस्तान क्या कर चुका है वो भी आपको बताता हूँ। उससे पहले एक ज़रा रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। अमेरिकी खुफिया इदारे की रिपोर्ट है, एक इदारे की नहीं बल्कि खुफिया इदारों की, अमेरिकन खुफिया इदारों की रिपोर्ट है। और उसमें ये कहा गया, ये अब हम नहीं कह रहे, यानी कि पाकिस्तान का कोई इंटेलिजेंस इदारा या चीन का कोई इंटेलिजेंस इदारा नहीं कह रहा, अमेरिकन खुफिया इदारे कह रहे हैं कि मोदी की क़यादत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का ज़्यादा इम्कान है। और न सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बल्कि जो चीन और इंडिया की सूरत हाल चल रही है, और उसमें भी दोनों चीन और भारत और पाकिस्तान, इनके दरमियान न सिर्फ ये कि लड़ाई का ख़तरा है, बल्कि मोदी की मौजूदगी में इस बात का इम्कान है कि कोई जौहरी तसादम ना हो जाए। और इसमें सालाना रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे ये चीज़ इन खुफिया इदारों ने पेश की हैं, और ये अस्करी ख़तरात से आगाह किया है। और ये भी कहा गया है कि मोदी ख़ास तौर पे मोदी की मौजूदगी में इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों का और फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल का ज़्यादा ख़दशा मौजूद है। और उसमें नैरेटिव वही लिया जाएगा कि जनाब पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, और असल तवज्जो हटाई जाएगी। और फिर इसके पीछे ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं, ये बात ज़हन में रखिए कि एक माहौल भी बनाया जाता है और एक नैरेटिव भी दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि जबकि इंडिया में इतनी अकेले में कोई सकत नहीं है इस वक्त कि इंडिया कोई ऐसी हरकत कर सके। ज़ाहिर है उसके पीछे कुछ और हैं जिनका इंडिया जो है वो दुम छल्ला है। इन्हीं हालात में ये पाकिस्तान की तरफ इस तरह का मिज़ाइल आना ये गैर मामूली वाक़या है। पहले तो ये बता दूं कि ये जो मिज़ाइल आया, इसके नतीजे में इत्तफ़ाक़ी और हादसाती तौर पे बड़ी तबाही हो सकती थी। और उस वक्त अब पाकिस्तान के जो सिविल एविएशन है उन्होंने भी बता दिया कि ये जिस रूट पे था, मिज़ाइल का जो रूट था, फ़िज़ाई रूट, उसी ये इंटरनेशनल कमर्शियल फ़्लाइट्स का रूट है। और बाकायदा तौर पे, क्योंकि जैसे नीचे सड़कें होती हैं, ऊपर बाकायदा तौर पे वो स्पेस दी जाती है कि ये स्पेस है जहाज़ों की, कमर्शियल फ़्लाइट्स की, तो ये कमर्शियल फ़्लाइट्स का रूट है। और इसमें जो हादसे से बची हैं 4 कमर्शियल परवाज़ें उस वक्त फ़िज़ा में थीं। और ये पहली परवाज़ जो थी लाहौर से कराची की थी, और ये एयर ब्लू की परवाज़ थी PA 405। ये चीचा वतनी के ऊपर थी एंड उस वक्त जब ये वाक़या हुआ, जब मिज़ाइल जो रूट था वही सेम टाइमिंग्स, और ये थी 35,700 फुट की बुलंदी पे। इसी तरीके से मस्कत से सियालकोट जा रही थी, सियाल एयर की परवाज़ थी, ये 301, ये भी खानेवाल के करीब उस वक्त जा रही थी और ये 39,000 फुट की बुलंदी पे थी। फिर फ़्लाई दुबई की परवाज़ थी FZ 338, ये सियालकोट से दुबई रवाना हो रही थी, वो भी साहिवाल के करीब 30,000 फुट की बुलंदी पे थी। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की PIA की परवाज़ थी 305, वो भी एन उसी वक्त उसी रूट पे थी, ये 27,400 फुट की बुलंदी पे थी, और ये साहिवाल और चीचा वतनी के दरमियान सफ़र कर रही थी।
तो ये सारी परवाज़ें उस वक्त उसकी रेंज में आ सकती थी, कोई एक आ सकती थी। और इस मिज़ाइल की जो सुपरसोनिक था, इसकी रेंज ये था 40,000 फ़िट की बुलंदी पे। तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, और अगर खुदा ना खास्ता हो जाता तो ये बिल्कुल एक पुरअसरार कार्रवाई रहनी थी और ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार हो जानी थी। अब वज़ारत दिफ़ा ने इस पे, भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने बड़ी उस वक्त ये कहा, अफसोस का इज़हार किया, जब पहले तो मैं बता दूं कि हमारे फ़ौजी भाइयों ने क्या किया, इसका मलबा जमा किया, अंदर से इसका रिकॉर्ड जमा किया, जो भी चीज़ें थीं डिस्क्लोज़ करने वाली अनफोल्ड की, टेक्निकली सादा ज़ुबान में बता रहा हूँ। पाक फ़िज़ाइया के इंजीनियर्स ने वो सब कुछ किया, इसका पोस्टमार्टम हुआ, इसकी हैत का भी अंदाज़ा हुआ और इसकी मेकिंग का, इसकी रेंज का, ये कहाँ से उड़ा और कहाँ से ये प्रवास कर रहा था, कंट्रोल किया जा रहा था, इसकी रेंज वेंज सारी टेक्नोलॉजी वो सारी की सारी हमारे पास आ गई। और पाक हमें इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था कि ये सुपरसोनिक मिज़ाइल है। इसीलिए पहले तो 24 घंटे से ज़्यादा खामोशी इख्तियार की गई, कोई बात नहीं की गई, और इब्तदाई तौर पे यही ख़बर आई कि कोई जहाज़ गिरा है, और उसके बाद आया कि कोई और चीज़ गिरी है जहाज़ टाइप की। तो उसके बाद ख़बर इसको मीडिया में से हटा दिया गया, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इस पर कोई बात नहीं करनी। उसके बाद इसका पोस्टमार्टम जब हुआ, कंप्लीट हो गया, हर चीज़ पता चल गई और ये टेक्नोलॉजी भी सामने आ गई, तो फिर भी जो DGISPR पाक फ़ौज के तर्जुमान ने और पाक फ़िज़ाइया के हुक्काम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ब्रीफिंग दी, उसमें भी उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं लिया कि ये मिज़ाइल था, ये क्या था, ये हेलीकॉप्टर था, ये जहाज़ था। उन्होंने कहा कोई शय थी इस तरह की, कोई एक चीज़ आई, ये बाकायदा दानिस्ता था, ताकि ख़ुद जो इंडिया है वो ख़ुद ये बताए, क्योंकि हमारे पास सबूत तो आ गया था, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभिनंदन, उसका जहाज़, वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई थी। तो इसी तरह का वो सबूत भी पाकिस्तान के पास अब मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एबटाबाद ऑपरेशन के दौरान जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हेलीकॉप्टर था वो पाकिस्तान में मौजूद था। तो ये सब कुछ होने के बाद फिर भारत को बताया गया, भारत के नाज़िमुल उमूर को बुलाया गया, उसके साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। फिर जो अस्करी साइड है, हॉटलाइन पे रब्ता किया गया, आई थिंक DGMOs के ज़रिए रब्ता हुआ और उनको कन्वे किया गया। उसके बाद फिर इस ब्रीफिंग के बाद भी काफ़ी देर के बाद भारत के वज़ारत दिफ़ा ने ये बताया कि जनाब ये मिज़ाइल था, तजर्बा हो रहा था और ये गलती से हो गया। तो ये अगर तो ये गलती से हुआ है तो ये तो और भी ख़तरनाक, क्योंकि ये मामूली काम तो नहीं है, मामूली बात नहीं है। और इस तरह के जब तजर्बे किए जाते हैं, वो खा पाकिस्तान करे, इंडिया करे या बाकी मुल्क करें, तो वो पड़ोसी मुल्कों को भी बताते हैं कि हम ये काम करने लगे हैं कि कहीं गलती में कोई यही ना समझ बैठे कि हमला हो गया है। तो ये चीज़ नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और ये एक टेस्ट केस भी था, और ये हो सकता है कि प्राइवेटली अगर ये इसकी मंजिल कौन सी थी ये भी नहीं पता कि इसकी मंजिल कौन सी थी और टारगेट कौन सा था, हदफ क्या था। और ये ज़ाहिर है अभी बहुत सारे राज हैं जो कि कम से कम पाकिस्तान को तो मालूम हो चुके हैं, इंडिया को अभी इकरार उसका करना बाकी है कि क्या होने लगा है। अब ज़रा यूक्रेन और रूस के दरमियान जायज़ा लेते हैं जी। एक अहम इंकशाफ हुआ है और अब ये लड़ाई जो है लगता ही है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है नहीं। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास था, रूस ने एक इल्ज़ाम आयद किया है बाकायदा तौर पे अमेरिका पे, और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हयातियाती हथियारों से जुड़ी सरगर्मियों के निशानात मिले हैं, यानी जौहरी सरगर्मियों के, अमेरिकी जौहरी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो मौजूद हैं यूक्रेन में, और ये एक क्रिमिनल एक्ट है और क्राइम है जो कि मौजूद है। ये इल्ज़ाम रूस ने आयद किया है और जिस पे फिर अब सलामती कौंसिल में इनका जायज़ा लिया जा रहा है बाकायदा तौर पे। रूस की तरफ से इन इल्ज़ामात की यूक्रेन के सदर ने तरदीद की है, लेकिन रूस जो है वो इस बात पे कायम है, अपने दावे पे, अपने इल्ज़ाम पे, और उन्होंने कहा है कि ये कोई मन घड़त चीज़ नहीं है, बल्कि
उसके पास सबूत मौजूद हैं कि यूक्रेन में अमेरिकी कीमियाई लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं और वहाँ पे जौहरी मवाद जो है वो तैयार किया जा रहा है या किया जा रहा था। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इसका जायज़ा ले। और रूसी वज़ारत दिफ़ा की तरफ से जो बात की गई वो ये है कि यूक्रेनी सरज़मीन पर अमेरिका की मिलिट्री बायोलॉजिकल सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तजाती दस्तावेज़ात का उन्होंने हवाला दिया और उस पे ये सारी बात हुई। तो ये अज़ ख़ुद एक मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। और फिर उसका जवाब दिया यूक्रेन के सदर ने। उन्होंने कहा जी मैं एक ज़ी शऊर शख्स हूँ और एक ज़ी शऊर मुल्क और लोगों का सदर हूँ। मैं 2 बच्चों का बाप हूँ और मेरी सरज़मीन पर कीमियाई या बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला कोई हथियार तैयार नहीं किया गया। पूरी दुनिया ये जानती है। तो लिहाजा वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि इराक़ जो है वो सिर्फ़ इस बुनियाद पे तबाह कर दिया गया कि वहाँ पे कीमियाई हथियार हैं, जबकि उसके बाद पता चला कि वहाँ पे कीमियाई हथियार नहीं थे। अब रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन में अमेरिकी कीमियाई हथियार हैं। तो ये एक आगे लड़ाई बढ़ेगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा वो बता दिया है अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन ने। और उन्होंने कहा है कि जो रूस ने धमकी दी है कि वो रास्त इक़दाम करेंगे तो इसका मतलब है ये तीसरी आलमी जंग की धमकी दे रहे हैं मिस्टर पुतिन। और अगर ये मामला इसी तरीके से आगे बढ़ता है तो फिर आलमी जंग के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट इस बात पे कर रहे हैं। और बाइडन ने ये भी कहा कि रूस ने कीमियाई हथियारों का जो इस्तेमाल किया तो भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ये बात मॉस्को का महज इल्ज़ाम है, लेकिन इससे रूस के जो इरादे हैं वो कोई ख़तरनाक मालूम होते हैं और ये दुरुस्त नहीं है। और ये चीज़ इससे पहले भी मॉस्को ने सन 2018 में भी अमेरिका पर साबिक सोवियत यूनियन जमहूरिया जॉर्जिया की एक लेबॉर्ट्री में हयातियाती हथियारों के खुफिया तजुर्बात का इल्ज़ाम लगाया था। और जॉर्जिया भी यूक्रेन की तरह नेटो और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का ख्वाहिशमंद है। तो ये सारे इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात चल रहे हैं, लेकिन सूरत हाल अभी बदस्तूर कशीदा है। और फिर यूक्रेन ने एक और भी इल्ज़ाम लगाया है और वो है कि एक यूक्रेन के शहर के एक मेयर को रूस की फ़ौज ने अगवा कर लिया है। तो अब मामला इससे आगे की तरफ जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।